सट्टा का मतलब है सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, सिर्फ ऐसा उपेक्षित क्षेत्र जो गांव में ही नहीं हो सकता है। जैसे कि शहर को आप ले लीजिए, बम्बई जैसे महानगर को आप ले लीजिए, उसमें भी उससे सटी हुई कई छोटे छोटे गांव, कई झोंपड़पट्टियाँ, उनके हजारों समस्याएं। इसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूँ। उपन्यास के प्रकार जब मैं आप लोगों के समक्ष बताऊंगा तो और क्लियर करूंगा। तो किसी भी अंचल के सजीव दस्तावेज को आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है। यानी कि मात्र गांव ही नहीं, शहर में भी ऐसा कोई विस्तार हो सकता है, ऐसा कोई शहर से सटा हुआ, महानगर से सटा हुआ कोई ग्राम हो सकता है जिसको आधार बनाकर या जिसको कथा का आधार बनाया जा सकता है, और उसके ऊपर कहते हैं कि आंचलिक उपन्यास लिखे जा सकते हैं। और इन तीनों परिभाषाओं के आधार पर मैं आप लोगों के समक्ष एक बात और रखना चाहता हूँ कि फिर आंचलिक उपन्यास के प्रकार जो हैं वो 3 मूलभूत प्रकार हमारे समक्ष आते हैं। जैसे कि इसके भावार्थ के रूप में एक है ग्राम्य आंचलिक उपन्यास, दूसरा है नगरीय आंचलिक उपन्यास, और तीसरा है ग्राम्य एवं नगरीय आंचलिक उपन्यास। तीन प्रकार की परिभाषाओं के आधार पर हम इन 3 बातों को या 3 प्रकार के उपन्यासों को देख सकते हैं आंचलिक उपन्यास के क्षेत्र में। जैसे कि ग्राम्य आंचलिक उपन्यास, नगरीय आंचलिक उपन्यास और ग्राम्य एवं नगर से जुड़े हुए आंचलिक उपन्यास है। तो इन तीनों प्रकार के उपन्यास को हम इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, किंतु इसके पहले मैं आप लोगों से एक बात और स्पष्ट करूँगा, फिर हम रेणु के पास जाएंगे, फिर हम रेणु के ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों, आंचलिक उपन्यास जो है, इसका आगमन जो है, हम सब देखते हैं कि मैंने पहले भी आप लोगों से बताया कि यह शब्द रेणु के साथ जुड़ गया है, और इसीलिए मेरे आज का विषय जो है वो आंचलिक उपन्यास एवं रेणु, परंपरा एवं रेणु है। तो रेणु का ऐसा कौन सा योगदान है इस उपन्यास विधा में, ऐसा कौन सा उन्होंने विशिष्ट कार्य किया है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह आंचलिक उपन्यास विधा के साथ उनका पूरा नाम जुड़ गया है। जैसे कि रेणु का मैला आंचल उपन्यास आया 1954 में। उस समय रेणु से पूर्व कुछ उपन्यासकार ऐसे थे जो कहते हैं कि आंचलिक उपन्यास की पूर्व भूमिका के रूप में अपने उपन्यास लिख रहे थे। कोई भी प्रवृत्ति जब पनपती है, साहित्य में कोई भी नई प्रवृत्ति का आगमन होता है, तो वो सहज नहीं आ जाती है। धीरे धीरे वह प्रवृत्ति के मूल जो है अपने पूर्व के साहित्यकारों में नजर आते हैं। जैसे कि रेणु ने यह उपन्यास मैला आंचल लिखा, उसके पहले आंचलिक उपन्यास था ही नहीं हिंदी जगत में। आंचलिकता थी, अंचल था, परंतु आंचलिक उपन्यास नहीं था ना। तो ये दृष्टिकोण जो है, विशिष्ट दृष्टिकोण जो है, वो रेणु ने पकड़ा है, और इसीलिए उन्होंने उपन्यास तो दिया, पर उनको एक शंका हुई। उनके दिमाग में शायद मेरी दृष्टि से एक शंका रही होगी कि ये आंचलिक उपन्यास को, मेरे इस उपन्यास को समाज या पाठक जो है, क्या वास्तव में आंचलिक उपन्यास के रूप में स्वीकार करेंगे ही, और अगर नहीं करेंगे तो उन्होंने बहुत ही सोच समझकर इस प्रवृत्ति की शुरुआत करने के उद्देश्य से अपने पाठक के समक्ष आंचलिक उपन्यास, खास करके मैला आंचल की भूमिका में एक वाक्य दिया है। जैसे कि वह वाक्य यही है कि वो लिखते हैं अपनी भूमिका में कि यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। देखिए, अब रचनाकार को ऐसा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, रचनाकार को यह स्पष्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, रेणु से पहले किसी भी उपन्यासकार ने क्या ये लिखा है कि मेरा ये सामाजिक उपन्यास है, मेरा ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, मेरा ये यथार्थ उपन्यास है? फिर भी यह प्रवृत्तियां पनपी हैं, फिर भी हमारे सामने सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक कई प्रकार के उपन्यास आए हैं। तो मेरी दृष्टि से मैंने बताया कि शायद रेणु को यह शंका रही हो कि पाठक इस उपन्यास को स्वीकार न करे आंचलिक उपन्यास के रूप में। इसलिए रेणु का यह वाक्य जो है, जो मैंने आप लोगों के समक्ष अभी कहा कि यह है मेरा आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, यानी कि स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। और ये आगे वो लिखते हैं कि इसका कथानक है पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया है। अब 2-3 बातें इसमें से उभर कर आती हैं। एक तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये आंचलिक उपन्यासी हैं, यानी कि फिर बाद में उन्होंने एक ऐसा गांव दिया,
एक पूर्णिया जिला मतलब बिहार में आप आज भी हम देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले साल आपने कोसी का कहर शायद सुना हो, और मीडिया के माध्यम से हमने बहुत 15-20 दिनों तक ये प्रलय देखा था कोसी का। उस समय आपने जो छोटे छोटे कस्बे देखे थे, छोटे छोटे जो गांव हमें नजर आते थे, उनमें से कोई एक रेणुका मेरीगंज गांव है। और वो मेरीगंज गांव हम देख सकते हैं कि एक और हमारे विकसित प्रदेश के जो गांव है जहां सारी की सारी सुविधाएं हम हमारे समक्ष है, और दूसरी ओर आज भी हमारे यहाँ ऐसे गांव हैं, हमारे कुछ राज्यों में ऐसे गांव हैं जहां सारी की सारी आज के आधुनिक युग की जो सुविधाएं हैं उस सुविधाओं से वो अलिप्त रहा है। तो दो बातें यहाँ उभर कर सामने में मैं आप लोगों को जो कहना चाहता हूँ कि मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को, पूर्णिया जिले के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया है। तो इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है प्रिय छात्रों कि आंचलिक उपन्यास का जो कथा क्षेत्र है वो कहते हैं कि एक पिछड़ा गांव होता है। और शीर्षक को आप देख लीजिए, मैला आंचल। मैला आंचल मतलब ये मैल है, एक प्रकार का मैल। वो हमारी परंपराओं का मैल भी हो सकता है, वो हमारे कहते हैं कि अंधश्रद्धा का मैल भी हो सकता है। तो ऐसा क्षेत्र जो पिछड़ेपन से जुड़ा हुआ है, तो ये स्पष्ट किया तभी जाकर यहाँ कहते हैं कि हिंदी जगत में एक बहुत बड़ी खोज शुरू हुई। रेणु के इस विधान के बाद हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यास को ढूंढने का प्रयास हुआ। हाँ, 1954 से पहले, मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं कि 1954 से पहले भी आंचलिक उपन्यास लिखे जा चुके हैं, किंतु वह आंचलिक उपन्यास ही हैं, इसकी ओर दृष्टि किसी की नहीं गई थी। रेणु के इस विधान ने, देखिए एक ही विधान है जिसमें उन्होंने स्पष्ट उल्लेख कर दिया है कि यह है मेरा मैला आंचल आंचलिक उपन्यास। तो इस विधान के बाद हिंदी जगत में बहुत बड़ा बदलाव आया, और कहते हैं कि एक बहुत बड़ी खोज हुई, और वह खोज आंचलिक उपन्यास को लेकर आज हमारे समक्ष आई है। और इस खोज के दौर में कुछ विद्वानों ने कहते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यासों में भी इस आंचलिकता के दर्शन पाए, यानी कि इन आंचलिक उपन्यासों के कोटे में रखने का प्रयास किया। आप देखिए, रेणु में एक मेरीगंज गांव है, बिहार के पूर्णिया जिले का एक ऐसा क्षेत्र है। तो प्रेमचंद के कई उपन्यास ऐसे हैं जिसमें भी एक गांव है जो भी उपेक्षाओं से अलिप्त है, यानी कि जो भी हमारी सारी जो सुविधाएं हैं उस सुविधाएं से अलिप्त है। तो क्या कुछ विद्वानों का दृष्टिकोण उधर भी गया कि क्या हम प्रेमचंद के उपन्यासों को आंचलिक उपन्यास नहीं कह सकते हैं? किंतु दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा कि प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो आंचलिक उपन्यास के कोटि में नहीं जाते। इसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित उपन्यास है। उसमें संस्कृति का दर्शन होता है, उसमें राष्ट्रीयता का दर्शन होता है। एक दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि आंचलिक उपन्यास जो हैं उस उपन्यास में और सामान्य उपन्यास में, जैसे कि आप सामान्य उपन्यास को ले लीजिए, उसमें एक नायक होता है, और वही नायक जो है उस नायक के चरित्र के माध्यम से रचनाकार जो है वो सारी की सारी समाज की समस्याओं को हमारे समक्ष उजागर करता है। प्रेमचंद के किसी भी उपन्यास को आप ले लीजिए, उसका एक विशिष्ट नायक, जैसे निर्मला है तो उसमें निर्मला नायिका के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, या और कोई उपन्यास है तो इसका एक विशिष्ट नायक है, और कथा जो है पूरी की पूरी उस नायक की जिंदगी के चारों ओर घूमती रहती है। जबकि आंचलिक उपन्यास की एक विशेषता है, और वो विशेषता यही है कि आंचलिक उपन्यास का नायक कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, वह अंचल ही उसका नायक होता है। यानी कि उसमें चरित्र जरूर होते हैं, बहुत सारे चरित्र इसमें आते हैं, क्योंकि और सारी समस्याएं को और सारी विशेषताओं को विश्लेषित करने के लिए हमारे समक्ष रचनाकार कई चरित्रों को लेकर आते हैं, पर उसका नायक जो है कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, वह अंचल ही होता है जिस अंचल को रचनाकार ने पकड़ा। जैसे कि रेणु को हम कहें तो मेरीगंज गांव ही इस उपन्यास का नायक है, और सारी की सारी जो कथा है रेणु की वो मेरीगंज के आसपास ही घूमती रहती है। मेरीगंज की समस्याएं, मेरीगंज की विशेषताएं, मेरीगंज के त्योहार, परंपराएं, लोक रीति, लोक बोली, ये सारी की सारी परिस्थितियों को उजागर करने का प्रयास रेणु ने किया। जबकि प्रेमचंद के उपन्यास उस कोटि में नहीं आते, वहाँ उनका एक अलग नायक होता है, और वो इस कहते हैं कि कथा सारी की सारी उपन्यास की शुरुआत से लेकर अंत तक उसी के आसपास घूमती है। कहते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यास में ग्राम जीवन की जो छवि है, किंतु उनके गांव
विशेष गांव नहीं, एक सामान्य गांव। विशेष गांव का मतलब है ऐसा उपेक्षित प्रदेश जहां एक भी सुविधा आज के आधुनिक मानव की जो सुविधाएं उन व्यक्तियों को मिलनी चाहिए, उन गांव को मिलनी चाहिए, वह नहीं पहुंचे हैं। जबकि ये प्रेमचंद के जो गांव हैं, जरूर है गांव, उपेक्षित गांव है, पर आंचलिक उपन्यास में जो गांव होना चाहिए वो गांव प्रेमचंद के उपन्यास में नहीं है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यास आंचलिक उपन्यास नहीं है। इससे भी आगे बढ़कर एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कथा जो होती है आंचलिक उपन्यास की, वह कथा कहते हैं कि एक ही गांव तक सीमित रहती हैं। मानो कि मेरीगंज रेणु ने उठाया है अपने उपन्यास में, तो उस मेरीगंज की जो कथा है वो मेरीगंज को छोड़कर और कहीं नहीं जाती, लखनऊ नहीं पहुंचते हैं या और दूसरे गांव तक भी संक्रमण नहीं करते हैं। सारी की सारी समस्याएं जो हैं, उन्होंने भूमिका में भी लिखा ना कि मैंने इस गांव को एक पिछड़े गांव का प्रतीक माना है। कैसा होना चाहिए गांव, तो कि ऐसा एक पिछड़ा गांव, उसको प्रतीक माना है। भारतीय गांव है पर पिछड़ेपन का प्रतीक है। पर इन समस्याओं को और उभारने के लिए, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास क्या होते हैं, उनकी जो कहानी है आवश्यकता अनुसार एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव और तीसरे गांव से यहाँ तक कि शहर तक भी संक्रमण करती है। यानी कि इस दृष्टिकोण से भी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, हाँ कुछ विद्वान जरूर कहते हैं कि ढूंढने का प्रयास भी किया, पर प्रेमचंद के उपन्यास आंचलिक उपन्यास की कोटि में नहीं आते हैं। कहते हैं कि एक और बात भी इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा मैं प्रिय छात्रों, कि प्रेमचंद का ध्यान जो है वो कथानक पर केंद्रित रहता है, न कि अंचल विशेष पर। ये बहुत बड़ी बात है आंचलिक उपन्यास को समझने के लिए, कि आंचलिक उपन्यास को समझने के लिए रचनाकार का जो ध्यान है उस मात्र और मात्र अंचल पर केंद्रित होना चाहिए, उस प्रदेश पर केंद्रित होना चाहिए, उस क्षेत्र पर केंद्रित होना चाहिए जिस क्षेत्र को उन्होंने कथा का आधार बनाया। जबकि प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, प्रेमचंद बड़े साहित्यकार जरूर हैं, प्रेमचंद के ही कारण, अगर प्रेमचंद हिंदी साहित्य में ना आते तो हम कल्पना करें कि हमारा हिंदी साहित्य आज इतने गौरव के पद पर बैठा होता। खास करके उपन्यास साहित्य, कथा साहित्य जो है, प्रेमचंद न आए होते तो मेरी दृष्टि से आज का हमारा हिंदी साहित्य जो है वो आज भी वह मनोरंजन प्रधान उपन्यास लिखते हो उसी कोटि में चले गए। ये तो अच्छा हुआ कि ऐसे विशिष्ट साहित्यकार ने बंगाली उपन्यासों से प्रेरणा लेकर हमें ये उपन्यास विधा को एक नए दृष्टिकोण, खास करके सिर्फ उपन्यास नहीं, हिंदी कथा साहित्य को एक नए दृष्टिकोण, एक नए सिरे पर यथार्थ की समस्या को, आप देखिए प्राचीन युग की उपन्यास को देखिए, सिर्फ मनोरंजन या कहें कि राजा रानी तक सीमित कहानियाँ होती थी, और आज एक मजदूर, एक किसान, एक पीड़ित नारी, यहाँ तक कि वेश्या तक का भी चित्रण प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में कर दिया। तो समाज का एक ऐसा वर्ग उन्होंने उठाया है, और इसीलिए तो इस बात में हमारा भ्रम होता है कि प्रेमचंद के उपन्यास को हम क्या आंचलिक उपन्यास की कोटि में नहीं रख सकते हैं। तो कहते हैं कि दोस्तों उनका ध्यान कथानक के विस्तार में होता है, जबकि आंचलिक उपन्यास का ध्यान जो है सिर्फ अंचल पर होता है, उसी क्षेत्र पर होता है। एक बात और मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि प्रेमचंद के ग्राम्य जीवन का यथार्थ चित्रण जो है वो आंचलिक उपन्यास की परिभाषा एवं विशेषता के दायरे से बाहर है। ग्राम्य जीवन का यथार्थ चित्रण प्रेमचंद ने जो दिया है वो आंचलिक उपन्यास का कहते हैं कि जो दायरा है उससे बाहर है। अब देखिए प्रेमचंद के उपन्यास, छात्रों आपने कोई भी उपन्यास, एक आध उपन्यास तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखिए कि वो कथा में सिर्फ समस्याओं को उजागर करते हैं, सिर्फ ही समस्याएं हमारे समक्ष आती हैं, जबकि भाषा, वहाँ की भाषा उठाई जाती है पर कथानक के विकास के लिए होते हैं। जब आप रेणु के उपन्यास को पढ़िए, मैले आंचल को पढ़िए, सबसे बड़ा एक विवाद जो है, सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है आंचलिक उपन्यास के ऊपर, तो वो है कि इसमें भाषा सबसे बड़ी दुविधा बनकर हमारे समक्ष आते हैं। और ये वहाँ की भाषा, मुझे लगता है कि अगर हम उस बिहार की भाषा से परिचित नहीं हैं, उस पूर्णिया जिले के मेरीगंज के गांव की भाषा से परिचित नहीं हैं, तो पूर्ण रूप से एक सामान्य पाठक जो है उस मेरीगंज की कथा को समझ नहीं पाता है। तो ये जो एक निश्चित दायरा है उसका आंचलिक उपन्यास का, और इसी विशेष दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर ही रेणु ने यह उपन्यास दिया था। तो इसमें भी प्रेमचंद के उपन्यास नहीं आते हैं। और एक और बात है कि अंचल को देखने का मतलब है जीवन का समग्र मूल्यांकन, समग्र आंतरिक और बाहरी दोनों मूल्यांकन, इसमें भी प्रेमचंद के उपन्यास कहीं छूट जाते हैं। तो दोस्तों ये एक बात कि प्रेमचंद
में भी खोजने का, ढूंढने का आंचलिकता का प्रयास किया गया, किंतु उसमें भी मेरी दृष्टि से वह उनके उपन्यास भी कहते हैं कि आंचलिक कोटि में नहीं आते हैं। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। तो फिर 1952 में रेणु के 1954 में रेणु के मैला आंचल से अगर हम आंचलिकता की बात करें तो कहते हैं कि कुछ विद्वान हिंदी में आंचलिक उपन्यास का प्रादुर्भाव जो है वो नागार्जुन के बलचनमा से करते हैं। अब देखिए, नागार्जुन का बलचनमा उपन्यास 1952 में लिखा गया और रेणु का मैला आंचल 1954 में आया। तो कुछ विद्वानों को, मैंने शुरुआत में भी आप लोगों से कहा कि रेणु के मैला आंचल के साथ ही हिंदी में आंचलिक उपन्यास की खोज शुरू हुई। हाँ, उनके पहले जरूर थे आंचलिक उपन्यास, पर किसी का दृष्टिकोण उधर नहीं गया था ना। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ विद्वानों ने, और स्वाभाविक है कि जब खोज शुरू होती है तब उसमें सत्य असत्य कई बातें उभर कर आती हैं। तो इसीलिए एक दृष्टिकोण ये भी रहा कुछ साहित्यकारों का, कुछ विद्वानों का, कि क्यों हम बलचनमा को आंचलिक उपन्यास नहीं कह सकते हैं। किंतु मैं आप लोगों से स्पष्ट कर दूं कि बलचनमा जो है वह नागार्जुन का आंचलिक नहीं बल्कि समाजवादी उपन्यास है। जैसे कि इसका जो नायक है दोस्तों वही बलचनमा है, और वह जो है गोदान के होरी का प्रतिरूप है। गोदान में जिस प्रकार से प्रेमचंद के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहते हैं कि किसान की महागाथा, और उसका जो प्रमुख पात्र है होरी, ये अपने ही सिद्धांतों के कारण कहते हैं कि अपने ही जीवन को जो बर्बाद कर देता है और एक किसान से लेकर मजदूर बन जाता है,